हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग कल देख रहे थे शिक्षा शास्त्र से संबंधित ऐसे प्रश्नों को जो कि बार बार आए हुए हैं, बट कुछ प्रश्नों के बाद कुछ टेक्निकल इशू आने के वजह से हम लोगों की वो वीडियो वहीं स्टॉप हो गई। यानी उसमें लगभग हम लोगों ने 18 क्वेश्चन किए हुए थे। उसके बाद आइए हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 17 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, हमको लग रहा है जैसा कि 18 किए हुए थे, 17 हो गया था, 18 भी हो गया था। जैसे 18 क्वेश्चन है कि शिक्षा शांति एवं सौहार्द को बढ़ावा देती है। ये अभिकथन है, उसका कारण है कक्षा में जनतांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है। ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि शिक्षा जहां रहेगी वहां शांति और सौहार्द को बढ़ावा देगी और हर विद्यालय में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है। यानी हर विद्यालय में हर बच्चा एक समान है, वो किसी भी परिवार से किसी भी धर्म से आता हो, अतः प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है। इसका उत्तर था ए और आर दोनों सही है। इसको हम लोग देख लिए थे। देखना था हम लोग को 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, इसके प्रकृति को समझे हम। शिक्षा आधुनिकीकरण के दरवाजे को खोलने की कुंजी है, ये अभिकथन है। दूसरा है प्रौद्योगिकी का विकास लोगों के बीच अन्योन्य क्रिया सुगम बनाती है। शिक्षा आधुनिकीकरण का दरवाजा खोलती है, ये सही है। और प्रौद्योगिकी का विकास लोगों में सुगमता लाता है, अतः इसका उत्तर भी ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग इसको येलो कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 20, समाज की एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा किस प्रकार सहायता करती है। ये क्वेश्चन नेट जून 2014 में पूछा गया है। समाज की उपव्यवस्था के रूप में क्या करती है, शिक्षा किस रूप में सहायता करती है, ये हमको देखना है। पहला ऑप्शन इसका दिया गया है ज्ञान समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में, सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित करने में, ये भी सही है। ज्ञान की आवश्यकता की पूर्ति में, ये भी सही है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति के माध्यम समाज के रूपांतरण में, यानी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से क्या करती है, समाज का रूपांतरण करती है। यानी ये उपयुक्त चारों सही है उत्तर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है। देखिए, शिक्षा में मनोविज्ञान की बात की जा रही है, मनोविज्ञान में शिक्षा की नहीं। शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है, उन लक्ष्यों को परिभाषित करना जिसकी प्राप्ति के लिए अध्यापक को प्रयास करना चाहिए। ये जो पहला आंसर है, पहला जो ऑप्शन है, ये दर्शन के लिए सही है। अध्यापक की सशक्त रूप से सफल विधियों एवं प्रक्रियाओं की पहचान करना, अध्यापक कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, विविध शैक्षिक प्रक्रियाओं की सापेक्ष प्रभावशीलता की तुलना करना। आप लोग थोड़ा सा इसका उत्तर बताइए, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक बार आप लोग भी पढ़िए कि इसमें से कौन सा उत्तर सबसे सही होगा। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, अध्यापक कला के लिए, यानी अध्यापन कला के लिए क्या करता है, वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। कौन, मनोविज्ञान शिक्षा में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन जो है, सिनेमा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। देखिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि शिक्षा के जो 3 प्रकार हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल,
इससे लगभग 1 साल अंतर देके जरूर ही क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए यहाँ पे हम लोग फिर पूछ रहा है कि सिनेमा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शिक्षा का गैर औपचारिक अभिकरण, शिक्षा का औपचारिक अभिकरण, देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण क्या होगा? शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण, शिक्षा का एक सक्रिय अभिकरण भी नहीं होगा। अतः इसका उत्तर सी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय से भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन को सही नहीं माना जा सकता है? देखिए क्वेश्चन के नेचर को समझिए। स्वतंत्रता के समय से, किसके समय से? स्वतंत्रता के समय से, किसके समय से? स्वतंत्रता के समय। स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के पहले की बात नहीं की जा रही है, स्वतंत्रता के समय से ही भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन को सही नहीं माना जा सकता? आजादी के समय से शिक्षा का प्रसार होने से शिक्षकों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन से विवाद उत्पन्न हुआ है, ये भी सही है। उच्च शिक्षा के प्रसार से सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और चौथा ऑप्शन है, समाज के विभिन्न वर्गों और अलग अलग राज्यों के मध्य अत्यधिक विषमता को समझा जा सकता है। हुआ क्या है, सब कुछ सही है, लेकिन उच्च शिक्षा के प्रसार से सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, ये सही नहीं है, क्योंकि हम गुणवत्ता पे उतना काम नहीं किए हैं जितना हमको काम करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औपचारिक प्राधिकारी के रूप में शिक्षक से संबंधित है? देखिए बड़ी ही शानदार क्वेश्चन है, नेट दिसंबर 2015 में पूछा है। क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही इजी है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि किताबों में नहीं मिलेगा, ये बस कॉमन सेंस से होगा। कह रहा है कि कथन औपचारिक प्राधिकारी के रूप में शिक्षक से संबंधित है। अब देखिए शिक्षक समुदाय का सदस्य भी है, शिक्षक और शिक्षार्थी, हम औपचारिक प्राधिकारी के रूप में देख रहे हैं शिक्षक को, इसका ध्यान रहे। शिक्षक और शिक्षार्थी समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कई तरीकों से आपस में जुड़े हो सकते हैं। शिक्षक न केवल अनुदेशन अभिकर्ता है, शिक्षक न केवल अनुदेशन अभिकर्ता है, अपितु वह नियंत्रण और मूल्यांकन का भी अभिकर्ता है। शिक्षक के कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं जो उसके पास बृहद तंत्र में उसकी स्थिति में आते हैं। इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन नेट जुलाई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से अर्थ है। एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से अर्थ है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आपको। सभी बालकों हेतु एक समान शिक्षा प्रणाली, एक निश्चित स्तर तक शिक्षा निःशुल्क, एक निश्चित स्तर तक शिक्षा निःशुल्क, किसी विशिष्ट स्तर तक शिक्षा सर्वसुलभ हो, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने हैं तो सभी बालकों को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। देखिए BCD कहीं दिया है, BCD यानी इसका उत्तर कौन सा होगा? बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नेट जुलाई 2016 में पूछा है, भारत में प्राथमिक शिक्षा की कमजोर प्रगति हेतु जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए नेचर को समझिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की बात की जा रही है कि कमजोर प्रगति हेतु जिम्मेदार कौन है? छात्र और अभिभावक के अभिप्रेरणा का निम्न स्तर, स्कूल में संरचनात्मक सुविधाओं की कमी, स्तरहीन शिक्षण अधिगम सामग्री, बिना परीक्षा के छात्रों की अगली कक्षा में प्रोन्नति। देखिए इसमें जो सबसे अच्छा उत्तर होगा, छात्रों और अभिभावक के अभिप्रेरणा का निम्न स्तर। आप देखेंगे प्राइमरी विद्यालयों में आज भी यही स्थिति है कि गार्जियन क्या कर रहा है, अपने इतना अभिप्रेरित नहीं है कि अपने बच्चे को प्राथमिक विद्यालय तक भेजे, उसके बहुत सारे काम हैं।
खेत में काम लग जाता है उसका, माने नाना भांति नाना प्रकार के बहाने हैं। वो उसके पास आज भी मोटिवेशन की कमी, आज भी अभिप्रेरणा की कमी है कि अगर अपने बच्चे को हम पढ़ा लेते हैं तो इसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो इसका सबसे जो सटीक और सही उत्तर है, छात्र और अभिभावकों के अभिप्रेरणा का निम्न स्तर। अभिप्रेरणा का स्तर क्या है? निम्न है। अगला क्वेश्चन जो है 27 नंबर, जुलाई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है नेट में। शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, शिक्षा के व्यवसायीकरण का क्या उद्देश्य है? देखिए, इसको प्राथमिक स्तर से ऊपर बात करेंगे हम लोग। शिक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आयामों के बीच की खाई को पाटना, शिक्षा की सामान्य धारा में बढ़ती छात्रों की भीड़ को कम करना, देश को बेरोजगारी समस्या को हल करने में मदद करना, व्यवसायिक कौशलों में प्रशिक्षण देकर बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने हेतु सहायता करना। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? शिक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आयामों के बीच की खाई को पाटना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जो नवंबर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षा के किन उद्देश्यों का सुमेलन प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण द्वारा प्राप्त है? देखिए, शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप देख रहे होंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षा के किन उद्देश्यों का सुमेलन प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण द्वारा प्राप्त है? हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य की बात की जा रही है और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण, तीन चीजों को हम लोग लेंगे। पहले तो शिक्षा का उद्देश्य, प्रारंभिक शिक्षा, सार्वभौमिकीकरण। अब इसको देखेंगे, शिक्षा में शैक्षिक अवसरों की समानता, सार्वभौमिकीकरण की बात की जा रही है। एक प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज का विकास, भारतीय समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास, मानव संसाधन विकास में शिक्षा के उपकरणों के रूप में, और अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो ऑप्शन है, ज्ञान की सीमाओं के बारे में समाज में चेतना विकसित करना। अब आप बताइए इसमें कौन कौन सा सही हो सकता है? अब देखिए, जो इसमें पहला है, शिक्षा में शैक्षिक अवसरों की समानता, ये सही है। दूसरा, एक प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज का विकास, ये भी सही है। भारतीय समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास करना, ये उतना सही नहीं है। लेकिन मानव संसाधन विकास में शिक्षा के उपकरणों के, मानव संसाधन के विकास में शिक्षा को उपकरण के रूप में देखना, और अगला है ज्ञान की सीमाओं के बारे में समाज में चेतना विकसित करना। देखिए, हम प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भारतीय समाज में वैज्ञानिक सोच की बात नहीं हो सकती है। ज्ञान की सीमाओं के बारे में समाज में चेतना विकसित करना, ये भी नहीं हो सकती है। हम यहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं। अब देखिए, 1, 2 और 4 किसी में है? 1, 2 और 4, देखिए यहाँ पे है डी में, डी उत्तर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु, देखिए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब तक लगभग हम लोग 10 क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु निम्नलिखित में से विशेष उपायों की पहचान कीजिए। माने ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए कौन कौन से ऐसे उपाय करें ताकि उसका विकास हो सके। पहला हम लोग कर भी रहे हैं, हमको लग रहा है। पहला है मध्याह्न भोजन, सही है। निःशुल्क पुस्तक एवं पोशाक, निःशुल्क लैपटॉप नहीं है क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये सब सही है। अब इसमें से देखिए किसमें है, 1, 2, 4 और 5। 1, 2 हो गया, 1, 2, 4 और 5, यानी इसका उत्तर सी सही होगा।
अगला, निम्नलिखित में से किन कारकों का सम्मिश्रण शिक्षा की प्रगति को मंदित करता है? यानी शिक्षा की प्रगति को क्या करता है? मंदित करता है, धीमा करता है, शिक्षा की प्रगति को प्रभावित करता है। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो शिक्षा की प्रगति को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब इसमें देखिए, शैक्षिक ऋणों का उच्च ब्याज ये प्रभावित नहीं करता है। क्षेत्रीयता प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। क्षेत्रीयता प्रभावित करता है। शहरी जीवन प्रभावित नहीं करता है। निर्जातीयता ये भी प्रभावित करता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कम बल, ये आप बताइए प्रभावित करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। विद्यालय में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के संसाधनों की कमी, ये भी प्रभावित करता है। यानी ये भी सही है। देखिए, क्षेत्रीयता 2 नंबर सही है। कोई 2, 4 और 6 कहाँ है? 2, 4 कहीं है इसमें? 2, 4, 5 और 6, यानी ये उत्तर ये सही है। अगला, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं? सेम क्वेश्चन है, नेट जुलाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं? इसमें पहला है, जो पहला ऑप्शन है वो है कि अधिगम का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए सामग्री। दूसरा है माता पिता की गरीबी। तीसरा है संबंधित प्रावधानों को लागू करने में ढिलाई। चौथा है चार दीवारी और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता। और पांचवा है माता पिता और शिक्षकों की मानसिकता। और छठवां है शिक्षकों की कमी। अब इसमें देखिए, माता पिता की गरीबी ये बाधा उत्पन्न करती है। दूसरा, संबंधित प्रावधानों को लागू करने में ढिलाई, यानी जो शासन प्रशासन के द्वारा जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं उसको लागू करने में बहुत ढिलाई होती है, विशेष रूप से यूपी में। चार दीवारी और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, इससे शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण पे असर पड़ता है, लेकिन उतना प्रभावी कारक नहीं है ये। नेक्स्ट है माता पिता और शिक्षकों की मानसिकता, ये बड़ा ही ज्यादा प्रभावित करता है। और शिक्षकों की कमी ये भी प्रभावित करता है। यानी इसमें से देखिए, माता पिता की गरीबी, देखिए थोड़ा सा, माता पिता की गरीबी क्या करती है? प्रभावित करती है। संबंधित प्रावधानों को लागू करने में ढिलाई प्रभावित करता है। चार दीवारी उतना प्रभावित नहीं करता है। फिर माता पिता और शिक्षक की मानसिकता प्रभावित करती है। शिक्षकों की कमी प्रभावित करती है। तो देखिए 2, 3, 5 और 6 कहाँ है? 2, 3, 5 और 6, 2, 3, 4, 2, 3, 5 और 6, ये बी उत्तर सही है इसका। अगला, भारत में अध्यापक शिक्षा को पेशेवर बनाने में निम्नलिखित में से अधिक संभावना है। यानी ये क्वेश्चन जुलाई 2018 में पूछा गया है। ये कह रहा है कि भारत में अगर अध्यापक को पेशेवर बनाएं तो निम्नलिखित में से अधिक संभावना क्या है? अध्यापक संघों का संगठन करना, शिक्षण अधिगम प्रणालियों की क्रियान्वित हेतु अध्यापक कोड विकसित करना, अध्यापक को विशेष पैकेज दिए जाते हैं, और सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि बढ़ाना। इसमें से सबसे जो अच्छा उत्तर है वो क्या है? ये है शिक्षण अधिगम प्रणालियों की क्रियान्वयन हेतु अध्यापक को कोड विकसित कर देना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 33। भारत में ये क्वेश्चन पूछा गया है जुलाई 2018 में। भारत में प्रारंभिक शिक्षा, देख रहे हैं, सार्वभौमिकीकरण और प्राथमिक शिक्षा पे क्वेश्चनों का भरमार है। क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य की व्याख्या करने वाला सम्मिश्रण कौन सा है?
क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य की व्याख्या करने वाला सम्मिश्रण कौन सा है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण बालकों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, इससे शिक्षा सार्वभौमिक शिक्षा का कोई संबंध नहीं है। दूसरा है 6 से 14 वर्ष के समूह के समस्त बालकों को सार्वत्रिक नामांकन सुनिश्चित करना, सही है। फिर 6 से 14 वर्ष के समूह के समस्त बालकों का सार्वत्रिक प्राधिकरण सुनिश्चित करना। प्राधिकरण मतलब होता है तारतम्यता, निरंतरता बनाए रखना। फिर अगला है यानी 4 नंबर, 6 से 14 वर्ष के समूह के समस्त बालकों को 8 वर्ष की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करना। और फिर 5वां है वंचित समूहों के बालकों को विधिक सहायता देना, इससे शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण से कोई संबंध नहीं है। फिर 6वां है 6 से 14 वर्ष के समूह के समस्त बालकों को जीवन कौशल की शिक्षा देना। अब देखिए इसमें कौन सा सही है? 6 से 14 वर्ष के समूह के समस्त बालकों को सर्वाधिक नामांकन सुनिश्चित करना, ठीक है। दूसरा है 6 से 14 वर्ष के समूह के समस्त बालकों को सर्वाधिक प्राधिकरण सुनिश्चित करना, ये भी सही है। 6 से 14 वर्ष के समूह के समस्त बालकों को 8 वर्ष की गुणवत्ता शिक्षा देना, ये भी सही है। 6 से 14 वर्ष के समूह ये है। देखो वंचित समूहों के बालकों को विधिक सहायता देना, इस शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण से इसका कोई संबंध नहीं है। ग्रामीण बालकों को निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य देना, इससे भी कोई संबंध नहीं है। अतः इसका उत्तर 2, 3, 4 और 6 होगा। 2, 3, 4 और 6 ये होगा। 2, 3, 4 और 6 यानी डी उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन जुलाई 2018 में पूछा गया है, शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य क्या है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इससे पहले भी व्यवसायीकरण पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य क्या है? रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक कौशल प्रदान करना, राष्ट्र के कुटीर उद्योग को सशक्त बनाना और सामान्य शिक्षा के आकांक्षियों को निरुत्साहित करना। अब इसका सबसे सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा? सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक कौशलों को प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा और घर के मध्य संबंध को निम्नलिखित में से किस वाक्यांश से सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णित किया गया है? आसान सा क्वेश्चन है। विद्यालय समाज की प्रयोगशाला के रूप में, शिक्षक अभिभावक के रूप में, विश्व एक कुटुंब के रूप में, विद्यालय सामाजिक प्रणाली एक उप प्रणाली के रूप में। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर होगा वो क्या होगा? शिक्षक अभिभावक के रूप में। जैसे ही शिक्षक अभिभावक के रूप में हो जाएगा तो शिक्षा और घर के मध्य का जो संबंध है ये सबसे सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा जिसका उत्तर आप देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष चर्चा सत्रों के लिए अधिगमकर्ता में विमर्शीय चिंतन को बढ़ावा देने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन के नेचर को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष चर्चा सत्रों के लिए अधिगमकर्ताओं में विमर्शीय चिंतन को बढ़ावा देने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? व्यक्तिपरक और समूह चर्चा सत्र, सोचना, युग्मन और साझा करने संबंधी सत्र, प्रश्नोत्तर सत्र और व्यक्तिपरक कार्य आवंटन आधारित सत्र। इसमें क्या होगा? सोचना, युग्मन और साझा करने संबंधी सत्र। अब एक क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। एक क्वेश्चन है जिसको आपको करना है, वो है किसी भी राष्ट्र के लिए, ये क्वेश्चन नेट जून 2022 में पूछा गया है। ये कह रहा है किसी भी राष्ट्र के लिए मानव संसाधनों की शिक्षा और विकास नीति आधारित होनी चाहिए। ए और बी दिया हुआ है, ए बी सी डी ये दिया है। इसके जनमानस के चरित्र और उसकी परंपराओं पर
राष्ट्र के विकास के चरण पर, इसके छात्रों और शिक्षकों के धन पर, इसके विकास के लिए उपलब्ध अवसरों पर। अब देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए मानव संसाधन की शिक्षा और विकास नीति आधारित होनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र की जो है मानव संसाधन और विकास नीति आधारित किस पे होनी चाहिए? जनमानस के चरित्र और उसकी परंपराओं पर होना चाहिए, राष्ट्र के विकास के चरण पर होना चाहिए, छात्र और शिक्षकों के धन पर होना चाहिए, विकास के लिए उपलब्ध अवसरों पर होना चाहिए। आपको इसमें से उत्तर देना है केवल ए और बी, केवल ए बी सी डी, केवल सी डी और केवल डी। ये इसका उत्तर आप देंगे, इसका उत्तर आप देंगे। इसका सही उत्तर क्या है कमेंट करेंगे आप। अगर फिर अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो आप दर्शन पे हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है दर्शन, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अब तक शिक्षा दर्शन से शिक्षा शास्त्र में कितने प्रश्न पूछे गए और किस किस सत्र में पूछे गए। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।